अस्सलाम वालेकुम, सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि जुलाई 2025 जो है सितारे आपके लिए किस तरह का रास्ता बना रहे हैं। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता वो अपनी डेट ऑफ बर्थ कमेंट सेक्शन में लिखें। आपको आपका मून साइन बता दिया जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि आप प्रॉपर वे में डेट, मंथ और ईयर लिखेंगे, यानी दिन, महीना और साल। अगर आप लोगों के पास आपका पैदाइश का टाइम भी अवेलेबल है तो वो भी लिख दीजिएगा, और प्लेस ऑफ बर्थ जहाँ पे आप पैदा हुए जिस जगह पर, यानी जिस शहर में, वो भी लिख दीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, आपको आपका मून साइन बता दिया जाएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अब बात करते हैं कैंसर वालों की, यानी कि कर्क राशि, यानी कि बुर्ज सरतान वालों की। जुलाई 2025 में कैंसर वालों के लिए जो सितारे हैं वो कुछ खास कहानी लिखने जा रहे हैं। सन और मरकरी दोनों आपके पहले घर में हैं, जहां से आपकी शख्सियत, सेहत और फोकस पर सीधा असर पड़ता है। लेकिन मरकरी 17 जुलाई से रेट्रोग्रेड हो जाएगा, इसलिए फैसले लेने में थोड़ी परेशानी भी महसूस हो सकती है। 12th हाउस में जुपिटर है, लेकिन सन भी फिलहाल उसी के साथ है, ये ट्रांजिट कर जाएगा, आपके फर्स्ट हाउस में आ जाएगा। तो जब तक सन यहाँ पे है, आपके 12th हाउस में जुपिटर है, वीनस भी आएगा जुपिटर के साथ 26 तारीख तक, तो आपको स्पिरिचुअल डेप्थ मिलना शुरू होगी। लेकिन इमोशनल ओवर थिंकिंग भी यहाँ पे हो सकती है आप लोगों के लिए। सैटर्न पाइसेस में है, यानी आपके 9th हाउस में है, रेट्रोग्रेड हो जाएगा 60 डिग्री पर, जिसका मतलब आपका जो लक है, यानी किस्मत, और आपके जो सफ़र हैं बाहर जाने के, या आपका कोई चीज़ आप सीख रहे हैं, इल्म हासिल कर रहे हैं, या आप पढ़ाई के लिए बाहर जाना चाहते हैं, तो उसमें डिलेज आ सकते हैं, एप्लीकेशन में कुछ मसले आ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सब्र से काम लेना होगा और आपको डबल चेक ज़रूरी रखना होगा चीज़ों पर। मार्स और केतु सेकंड हाउस में हैं, जो आपके पैसे और ख़ानदानी मामला, जो आपकी फैमिली लाइफ है, उसमें फ्रेशनेस भी लेकर आ रहे हैं और कुछ टेंशन्स भी लेकर आ रहे हैं। आपके 8th हाउस में राहु है, यहाँ पे कुछ छुपी हुई चीज़ें या छुपी हुई टेंशन्स अचानक से बदलाव लेकर आ सकती हैं आपकी ज़िंदगी में। आपको अचानक से पैसा भी मिल सकता है, अचानक से जा भी सकता है। और मून जो है वो हर 2.5 दिन में घर बदलेगा, हर साइन से गुजरेगा, तो आपके मूड में उतार चढ़ाव भी देखने को मिलेगा। चलिए मून की पोजीशंस देखते हैं कि कौन से दिन आपके लिए बेहतरीन होंगे और किन दिनों में आपको थोड़ा एहतियात करना होगा इस महीने। 1 से 4 जुलाई मून जो है वो विर्गो में होगा, यानी मरकरी के घर में होगा, तो आपका फोकस और एनालिसिस यहाँ पे स्ट्रांग हो जाएगा। लेकिन मार्स और केतु का जो योग है सेकंड हाउस में, वो यहाँ पे आपके अंदर चिड़चिड़ापन लेकर आएगा, बेसब्री महसूस करवा सकता है। 6 से 11 जुलाई जब मून स्कॉर्पियो में और सेजिटेरियस में होगा, तो आपके जज्बात बहुत ज़्यादा गहरे होना शुरू हो जाएंगे। 8 जुलाई को मून राहु के बिल्कुल सामने होगा, 7th उसकी नज़र होगी, तो जिससे इमोशनल ब्रेकडाउन भी हो सकता है, या ट्रस्ट इश्यूज भी आ सकते हैं आपकी ज़िंदगी में। 13 से 18 जुलाई को पाइसेस में मून होगा, सैटर्न के साथ होगा, सैटर्न रेट्रोग्रेड हो रहा होगा, तो एक साथ होने की वजह से यहाँ पे इमोशनल थकान आपको महसूस होगी, कन्फ्यूजन और होपलेसनेस महसूस कर सकते हैं आप लोग। 17 से 18 जुलाई लो एनर्जी रह सकती है आप लोगों की। खुद का ख्याल खुद रखना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होगा। 24 से 29 जुलाई को जब मून कैंसर में आएगा, तो आप अपने जोन में आना फील करेंगे, लेकिन मरकरी रेट्रोग्रेड और सन की वजह से मूड रोलर कोस्टर भी बन सकता है। 28 से 29 जुलाई को मून विर्गो में होगा, तो फिर मार्स के साथ यहाँ पे मून होगा, तो यहाँ पे ओवर थिंकिंग, गुस्सा, यहाँ पे आपको ये वाली फीलिंग्स रहेंगी। बेहतरीन दिन जो होंगे आपके, वो 1, 4, 20 और 24 होंगे, लेकिन जो एहतियात करने वाले दिन हैं वो 8, 13, 17 और 28 होंगे। आगे बढ़ते हैं, काम और पैसे के लिहाज से देखते हैं, यानी करियर और फाइनेंशियली देखते हैं कि ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा। करियर के सिलसिले में इस महीने में मिक्स सिग्नल्स नज़र आते हैं। वीनस आपके 11th हाउस में है, वो 12th हाउस में चला जाएगा, तो आपको गेन्स हासिल होंगे, मुनाफा हासिल होगा दोस्तों यारों से, आपके नेटवर्क से। आपके अगर ताल्लुकात अच्छे हैं, आपके कहीं पॉलिटिकल ताल्लुकात बन सकते हैं, गवर्नमेंट लेवल पर ताल्लुकात बन सकते हैं, और उन ताल्लुकात से आपको फ़ायदा हासिल हो सकता है, आपकी नेटवर्किंग से आपको फ़ायदा हासिल हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा, आखिरी तारीखें आएंगी, वीनस
आपके 12th हाउस में चला जाएगा, तो वहाँ पे खर्चे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। सेकंड हाउस में मार्स और केतु हैं, तो ये पैसे का घर है। यहाँ पैसे के मामले में जल्दबाजी में फैसले करवा सकता है आप लोगों से, ज़्यादा खर्चे हो सकते हैं, बिना सोचे समझे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं जो आपके लिए नुकसान का सबब बन सकता है। तो देखभाल कर, सोच समझ कर इन्वेस्ट करें, कहाँ कर रहे हैं, रिसर्च अच्छी करें, प्रोफेशनल एडवाइस लें, अपनी कम्युनिकेशन पर तवज्जो दीजिए, आप क्या बोल रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, इन चीज़ों को नोट कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए थोड़ी सी इश्यूज क्रिएट हो जाएंगे अगर आपने अपनी ज़बान पर ध्यान नहीं दिया। क्योंकि मार्स और केतु का जो योग है वो बहुत अग्नि योग है, मतलब फायरी योग है। तो यहाँ पे आपकी ज़बान ख़राब हो सकती है जो आपको पैसे के मामले में नुकसान भी दिलवा सकती है। तो एक तो जल्दबाजी से आपने काम नहीं लेना, आपने जो भी फैसला लेना है पैसों से रिलेटेड उस पर प्रॉपर रिसर्च करें, ज़्यादा खर्चों से बचिए, बजटिंग कीजिए, बिना सोचे समझे कहीं पे इन्वेस्ट नहीं करना आप लोगों ने, वरना ये चीज़ें आपको नुकसान देंगी। इसके अलावा सैटर्न आपके 9th हाउस में है और 7 डिग्री पर आके ये रेट्रोग्रेड हो जाएगा। अगर आप लीगल कामों से जुड़े हुए हैं, एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं या फॉरेन से रिलेटेड काम करते हैं, तो उसमें आपको डिलेज देखने को मिल सकते हैं, या ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है कि किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, वो प्रोजेक्ट ख़राब हो गया, दोबारा शुरू से काम करना पड़ सकता है। तो ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो सकती हैं आप लोगों के लिए। जुपिटर 12th हाउस में है, तो फिल वक्त आप जो भी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं उनमें आपको आहिस्ता आहिस्ता से रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये बहुत ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। इसी के साथ साथ आपको नए स्किल्स सीखने चाहिए। अगर आप ज़िंदगी में वाकई में आगे बढ़ना चाहते हैं तो नए स्किल्स सीखिए, एआई से रिलेटेड काम सीखिए, ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं अगर आपको मशवरा दूं तो पैसे का हिसाब ना लिखने की आदत डालिए, और अननेसेसरी जो रिस्क होते हैं ना, जो स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, उनसे फिलहाल दूर रहिए। प्यार और रिश्ते के मामले को देख लेते हैं। 5th हाउस स्कॉर्पियो है, उसमें कोई प्लैनेट नहीं है, लेकिन मून 6 से 8 जुलाई को ट्रांजिट यहीं हो रहा है उसका। तो प्यार में पोजेसिवनेस और इमोशनल अप्स एंड डाउन्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। सिंगल्स के लिए वीनस का जो 11th हाउस में होना है वो नई दोस्तियाँ या ऑनलाइन रोमांस का सिग्नल दे रहा है, लेकिन जैसे ही वीनस 12th हाउस में चला जाएगा तो रिश्ते में एक कोल्ड बिहेवियर या कोल्ड फीलिंग देखने को मिलेगी आप लोगों को। 7th हाउस आपका खाली है, लेकिन 8th हाउस में मार्स और केतु की 7वीं नज़र पड़ रही है। तो इस महीने आपके जो जज्बात हैं वो बहुत उभर रहे होंगे, इंटीमेसी लेवल आपका बहुत हाई होगा, और इस आग के चलते आपके जो रिश्ते हैं वो बेहतर भी हो सकते हैं। जहां मिसअंडरस्टैंडिंग थी वहां प्यार, अफेक्शन नज़र आएगा, वहां पे आपके रिश्ते बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन बात वही है कि यहाँ पे थोड़ी सी ज़बान आपकी ख़राब हो सकती है, जो आपके रिश्ते में अच्छे की तरफ जाते जाते फिर बुरे की तरफ लेके जा सकते हैं। तो अपने रिश्ते को बेहतर बनाइए, अपनी ज़बान पर थोड़ा सा कंट्रोल कर लीजिए, तो आपका रिश्ता और ज़्यादा बेहतरीन हो सकता है। अगर मैं आपको प्यार के मामलों में छोटी सी टिप दूं तो रिश्ते में ईमानदारी और सब्र बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। हर बात अंदर मत रखिए, लेकिन हर बात करने का एक तरीका होता है, उस तरीके को फॉलो कीजिए। ये बात किसी स्पेसिफिक को नहीं बता रहा, जैसे सिंगल्स हो गए, ये सबके लिए है। चाहे आप कमिटेड हैं, आप लोग मैरिड हैं, सिंगल्स हैं, आप सबके ऊपर ये बात लागू होती है कि आप अंदर की बात बता तो रहे हैं, लेकिन उस बात को बताने का तरीका भी रखिए, उस अल्फाज को सही से चुनिए ताकि आपका पार्टनर भी समझ सके। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आपके लिए हेल्थ और सुकून कैसा है इस महीने का। 6th हाउस सजिटेरियस है, उसमें कोई प्लैनेट नहीं है, लेकिन यहाँ पे बेनिफिक प्लैनेट की नज़र पड़ रही है आपके 6th हाउस पर, यानी जुपिटर की नज़र पड़ रही है। तो आपको यहाँ पे कुछ हद तक प्रोटेक्ट किया जा रहा है ऊपर वाले की तरफ से कि आपकी सेहत सही रहे। लेकिन मून जब स्कॉर्पियो या पाइसिस में होगा 6, 9 या 16, 18 जुलाई को, तो मेंटल थकान और पेट के इश्यूज हो सकते हैं आप लोगों के लिए। 8वें घर में राहु पूरा महीना रहेगा, वैसे तो 18 महीने रहेगा, लेकिन जुलाई की बात हो रही है तो जुलाई में तो पूरा महीना यहीं रहेगा। तो अचानक से हेल्थ इश्यूज या एंजाइटी का सबब ये राहु बन सकता है आप लोगों के लिए। सैटर्न रेट्रोग्रेड होगा तो इसकी वजह से नींद भी डिस्टर्ब हो सकती है, खासकर 16 से 18 जुलाई के बीच में। 12th हाउस में जुपिटर है, वीनस भी आ जाएगा, तो यहाँ पे सुकून और क्रिएटिव वाइब्स आ रही होंगी आप लोगों को। लेकिन इमोशनल एस्केपिज्म या ओवर इंडल्जेंस का भी यहाँ पे रिस्क पैदा हो सकता है। जैसे बिंज वॉचिंग है कि एक एपिसोड आपने स्टार्ट की तो आपने वो पूरी सीरीज ख़त्म करके उठना, रात रात भर फ़ोन चलाना, स्क्रोलिंग करना, हर किसी से अलग होकर बैठ जाना, तो इस तरह की आपके अंदर सिम्टम्स ऑलरेडी क्रिएट हो रहे होंगे। अगर आप इन चीज़ों से बचना चाहते हैं तो सोने से पहले फ़ोन को अपने आप से दूर रखिए, रोज़ाना वॉक कीजिए और लिखने की आदत बनाइए, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। आगे बढ़ते हैं कि देख लेते हैं इस महीने के जो चैलेंजेस हैं या मौके हैं वो क्या क्या हैं।
इस महीने का सबसे बड़ा चैलेंज आपके लिए सब्र और क्लैरिटी है, क्योंकि मरकरी और सैटर्न जो हैं इस महीने दोनों जो है ना रेट्रोग्रेड हो जाएंगे। इसकी वजह से डिलेज भी देखने को मिल सकते हैं, मिसकम्युनिकेशन होने के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाएंगे। स्पेशली प्रोफेशनल लाइफ में आपके मिसकम्युनिकेशंस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। आप ए बोलेंगे, क्लाइंट बी समझ रहा होगा, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको कम्युनिकेशन का इशू हो रहा होगा। इसके साथ साथ इमोशनल कन्वर्जेशंस में गलत फहमियाँ पैदा हो सकती हैं। तो इन चीज़ों में आपको चैलेंजेस आ सकते हैं। तो जब भी आप कम्युनिकेशन करें, क्लियर कम्युनिकेशन करें। जो आप बोलना चाह रहे हैं 2 दफ़ा कंफर्म करें कि अगले को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। अपने अल्फाजों का चुनाव बहुत अच्छा रखिएगा। अब अगर अपॉर्चुनिटीज़ की बात करूं तो वीनस आपके 11th हाउस में होगा, फिर 12th में चला जाएगा। तो ये बता रहा है कि क्रिएटिविटी, आर्ट या इमोशनल इंटेलिजेंस का अगर आपने सहारा लिया तो आप नए रास्ते खोल सकते हैं, नए रास्ते ढूंढ सकते हैं, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। जो चीज़ें पहले अनक्लियर थी वो इंट्रोस्पेक्शन से क्रिस्टल क्लियर हो सकती हैं आप लोगों के लिए। तो इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं इस महीने आपको रेमेडीज क्या करनी चाहिए। रोज एक लाइन ग्रेटिट्यूड की लिखें, ऊपर वाले का शुक्र अदा करें। रात को सोने से पहले या सुबह उठते ही आप ये सबसे पहले कीजिए, ऊपर वाले का शुक्र अदा कीजिए। जब तक आप शुक्र अदा नहीं करेंगे वो आपसे खुश नहीं होगा। आप जितनी शुक्रगुजारी करेंगे वो आपसे खुश होगा, क्योंकि ये निज़ाम ही ऊपर वाले का है। वो अर्श अजीम का मालिक है, अर्श अजीम के नीचे जितने निज़ाम है वो सब उसी के हैं। जब आप उसका शुक्र अदा करते हैं वो निज़ाम से आगे बढ़कर आपको देता है, वो जो चाहे कर सकता है। तो शुक्र अदा करना सीखिए। हर फ्राइडे वाले दिन किसी ज़रूरतमंद को खाना खिलाइए या ठंडी पानी की बोतलें दीजिए, सदका कीजिए, दान कीजिए। ओवर थिंकिंग से बचने के लिए ग्राउंडिंग एक्टिविटीज़ कीजिए, जैसे वॉक हो गया, आप लोग ग्राउंडिंग प्रैक्टिसेस हो गई, जैसे नंगे पाँव आप घास पे चल रहे हैं। इसके अलावा जर्नलिंग प्रैक्टिसेस कीजिए, ये आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेंगी। इसके अलावा रिलेशनशिप में अगर कन्फ्यूजन हो तो दिल की बात लिख कर समझाइए, लेकिन प्रॉपर वे में समझाइए ज़रूर, बीच में अधूरा मत छोड़िएगा। पिछले 2.5 साल आप लोगों ने ढैया में गुजारे, सैटर्न के इन्फ्लुएंस में गुजारे। ज़िंदगी में बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव दौर रहा होगा आपका। अगर आपने स्टडीज़ इंजीनियरिंग की होगी तो आप लोग किसी बिजनेस की तरफ शिफ्ट हो गए होंगे, या कहीं ऑफ साइड जाके आपने जॉब्स की होंगी। उस पाथ पर चले होंगे जिस पर आपने चलने का सोचा भी नहीं होगा। काफ़ी ड्रामेटिक चेंज आपने अपनी ज़िंदगी में देखा होगा, ड्रामेटिक रास्ता आपकी ज़िंदगी में आया होगा। तो आप लोग ढैया में थे। लेकिन बात वही है ना कि अंधेरा रोशनी से एक कदम के फासले पर होता है। अब चाहे अंधेरे में आप पाँव रखें या रोशनी पर पाँव रखें, ये आपके ऊपर है। बस इस महीने अपने अंदर की आवाज़ को समझिएगा, सुनिएगा। आपका जो इंट्यूशन है, छठी हिस्सा है, वो आपको आवाज़ ज़रूर देगी और उसी को सुनिएगा। ये महीना आपके अंदर जो छुपी हुई आपकी ताकत है ना, उसको उभारेगा, उसको जगाएगा। बस उसको ज़रूर समझिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपने बहुत कुछ सीखा होगा और आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगे। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाएं। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।